हाँ बच्चों, आज की हेडिंग डाल लो, सिमेट्री रूल। आज चल क्या रहा है यार? प्रतिरोधों का संयोजन। क्या चल रहा है? प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें से हम जो है अनंत श्रेणी तक पढ़े थे। बीच में एक हेडिंग हमने कार्बन प्रतिरोध पढ़ा, जो कल वाले वीडियो में आपको दिया गया है। इसके कार्बन प्रतिरोध तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। बोल यार। अच्छा, कार्बन प्रतिरोध के लिए एक वर्ड याद करना पड़ता है। क्या याद है? बोलो। ठीक है, ब्राउन का वर्ण कोड क्या है? ब्राउन का वर्ण कोड एक, अरे क्या है? बी रॉय, ग्रेट, बॉय, वेरी गुड, यही है। अरे बताइए, इस डब्लू का क्या मतलब है? वाइट वाइट हेलो, इतने दुष्ट हो। इसका क्या मतलब है? अरे इसका मान ये वही है, समझ गया। अरे बताया, पहले वाले बी का मतलब, दूसरे, तीसरे, ठीक है ना? पहले जी का, बाद वाले, बस याद कर लो। अरे ठीक है, ये पढ़ना बहुत सरल, कोई दिक्कत नहीं यार। एक दिन संख्या थोड़ी ज़्यादा दिखती है, एक दिन कम दिखती है। थोड़ी मैं वीडियो बंद कर दूँ। हाँ बच्चों, अब इसके बाद हम लोग आज जो है सिमेट्रिक रूल डालेंगे, और इसमें जो है कुछ और प्रॉब्लम को हल करना सीखेंगे। तो देखिए बेटा, सिमेट्रिक जो रूल होता है वो दो तरह से लगाया जाता है। सिमेट्रिक रूल दो तरह से लगता है, इसको पहले हम लोग लिख लें। एक होता है मिरर सिमेट्रिक, ठीक है, और दूसरा होता है फोल्डिंग सिमेट्रिक। कितने तरह के सिमेट्रिक होते हैं? एक मिरर और दूसरा, लिखो यार, लिखते जाओ, ऐसे ही बनाओ जैसे मैंने बनाया। अच्छे बच्चे कैसे? तुरंत बनाओ भी। देखिए बेटा, ऐसे एक छोटी से एक चित्र से समझे बेटा। मान लो हम यहाँ लगा दें आर, क्या लगा बेटा? 2R। यहाँ लगाए 2R, यहाँ लगाए मान लो R, यहाँ मान लो लगाए R, और यहाँ प्रतिरोध एक लगाए R। ये आपका A है और ये आपका B है। तो जब भी हमें ये सिमेट्रिक देखना हो, कौन सा? मिरर सिमेट्रिक देखना हो, तो ये A और B अक्ष मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? इसके लंबवत मिरर रखा हो। पहला रूल, मिरर ऐसे कभी नहीं रखेंगे, हमेशा कैसे रखेंगे? पहला बात तुम्हें समझिए, समतल दर्पण। और समतल दर्पण में तुम्हें बात पता होना चाहिए कि समतल दर्पण के सामने जो भी वस्तु है वैसे सेम टू सेम उतनी दूर पर प्रतिबिंब दिखाई देता है। बोल सही, वही प्रतिबिंब दिखाई देगा ना। अरे बता, अगर मैं यहाँ दर्पण लगा दूँ तो दर्पण के अंदर क्या यही प्रतिबिंब दिखाई देता जो इधर परिपथ है? और अगर ये ना भी होता तब भी आप दर्पण से झांकते तो यही चीज़ें उधर दिखती जो इधर हैं। अरे हैं, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि अगर हम लोग यहाँ दर्पण का क्या मतलब है कि आगे अगर हम लोग दर्पण लगा दें ऐसे करके, तो वही परिपथ बनता हुआ दिखाई दे, जो इस दर्पण के अंदर वही प्रतिबिंब दिखाई दे जो इधर परिपथ, शेष परिपथ था। जैसे ये 2R, तो दर्पण के अंदर भी इतनी दूर पर 2R दिखाई देता। अरे बोल, ऐसा लगता है कि अगर दर्पण हटा लें तब भी वही दिख रहा है, दर्पण रख दें तो दर्पण की ये वाले प्रतिबिंब दर्पण के अंदर दिखाई दिया करते, लेकिन बन रहा पूरा परिपथ। अरे आया, तो समझ जाइए कौन सा सिमेट्रिक लगना है। अब मान लो अगर मैं यहाँ 2 रख देता, आप लगाते क्या? अगर यही दर्पण से देखते तो 2R इधर दिखाई देता, दर्पण के अंदर 2R दिखाई देता, लेकिन रियल में कितना है? इसका मतलब जो है यहाँ पर आप मिरर सिमेट्रिक, अरे क्या तुम्हें फील आ रही है? मिरर सिमेट्रिक सदैव अक्ष के लंबवत लगाया जाएगा मिरर। दूसरा,
मिरर के अंदर वही प्रतिबिंब बनना चाहिए जो शेष दर्पण के पीछे प्रतिबिंब हो, सॉरी शेष दो दर्पण के पीछे परिपथ हो, वही इस मिरर के अंदर प्रतिबिंब बनना चाहिए। अरे बोल यार, अगर यहाँ 2R है तो यहाँ भी 2R होता तो प्रतिबिंब भी 2R का बनता और रियल में 2R है भी। तीसरा, मिरर के साथ, जैसे ये वाला प्रतिरोध मिरर के साथ है कि नहीं, जो मिरर के साथ प्रतिरोध आ जाएंगे उन्हें हटा दिए जाते हैं हल करते समय उन्हें। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? अच्छा, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जी आप इधर पीछे से मिरर लगाते ना तो फिर क्या दिक्कत है? तो तुम्हें समझ में आ रही है, एक दिक्कत आ गई। अरे आई भाई, ये वाला भी चित्र दिखाई देता कि नहीं? अगर ये चित्र दिखाई देता तो इधर एक आ रहा और ऐसा लगा हुआ दिखाई देता, जबकि परिपथ में नहीं है। अतः हमें मिरर इसी को ऊपर से लगाना पड़ेगा, तब इधर का इधर, इधर का इधर दिखाई देता। तो इसके 3 रूल होते हैं। पहला रूल क्या है? दर्पण सदैव अक्ष के लंबवत लगाओ। दूसरा दर्पण के अंदर वही प्रतिबिंब दिखना चाहिए जो दर्पण के पीछे परिपथ हो। अरे बोल यार। तीसरा, दर्पण के साथ जितने भी प्रतिरोध आएंगे हल करते समय उन्हें लिख लो बेटा, लिखो। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला नंबर, मिरर सदैव अक्ष के लंबवत लगा हो। मिरर सदैव अक्ष के लंबवत लगा हो। मिरर सदैव अक्ष के लंबवत लगा हो। अक्ष के लंबवत लगा हो। दूसरा नंबर, दर्पण में बना प्रतिबिंब ही दर्पण के पीछे का परिपथ होना चाहिए। बना प्रतिबिंब ही दर्पण के पीछे का परिपथ होना चाहिए। परिपथ होना चाहिए। तीसरा नंबर क्या था यार? आया लिख लो भी। देखिए, दर्पण के साथ लगा प्रतिरोध हल करते समय हटा दिया जाता है। लगा प्रतिरोध हल करते समय हटा दिया जाता है। सोनी, लेट क्यों हो गए? नहीं, लिख लिया बेटा? लिख लिया बेटा तीनों? चलिए ठीक। अभी इसके सवाल कुछ कर ले, पहले इधर भी लिख लें, फिर इसके सवाल करें, फिर इसके करें। 2-3 इसके करवा दें, 3 इसके, 2 इसके, और आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक। फोल्डिंग वाला थोड़ी देखिए। अगर मैं यहाँ लिख दूँ R, मेरी समझिएगा बात, और इधर लिख दूँ 2R, इधर लिख दूँ R, और इधर लिख दूँ 2R, और ऐसे करके जोड़ दूँ, ये आपका A है, B। थोड़ी सवाल से समझें। अच्छा बताइए, क्या इसमें आप मिरर लगा सकते हो? क्योंकि अगर आप मिरर लगाते हैं तो ऐसे मिरर करके मिरर के अंदर R दिखाई देता, जबकि परिपथ रियल में कितना है? 2R। अरे बोल यार, अब ऐसे नहीं सर जी, हम ऐसे मिरर लगाएंगे, ये क्योंकि पहला रूल है वही गड़बड़ हो जाता। अरे बोल यार, इसका मतलब इसमें मिरर रूल। अच्छा, अगर मिरर रूल नहीं लगेगा तो फिर दूसरा क्या है? फोल्डिंग मतलब समझ रहे हो? मोड़ा जाता है हमेशा। रूल कहता है कि सदैव अक्ष के साथ मोड़ो। जैसे इसको आप इस अक्ष को लेके ऐसे मोड़ सकते हो। अब मोड़ने पर प्रतिरोध एकदम सेट हो जाए वही के वही तो मोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं मोड़ सकते। जैसे मैं यहाँ R कर देता, अब मोड़ यहाँ अगर 2R करूँ तो क्या इसके ऊपर जाता? क्या मुड़ जाता? अरे बोल यार। तो पहला इसका रूल क्या है? पहला रूल ये है कि अक्ष के लंबवत मिरर लगाते हैं, लेकिन फोल्डिंग करते समय
अक्ष के अनुदिश करते हैं। अनुदिश का मतलब समझ गए ना, यहाँ से मोड़ेंगे, अक्ष के साथ मोड़ेंगे, पहला। दूसरा क्या है कि ये प्रतिरोध उठ के इसके ऊपर चला जाता और ये प्रतिरोध इसके ऊपर चला जाता। अब आप सोचो इसको ऐसे करके मैं मोड़ दूँ तो ये इसके ऊपर चला जाता ना, और इसके ऊपर चला जाता। तो अब जो ऐसे मान लो ऐसे करके मुड़ के आया तो ये वाला प्रतिरोध आपस में जुड़ना चाहिए, तो समांतर क्रम में जुड़ेगा। और जो इस तरह से इसके ऊपर पहुंच गया, इसे क्या करते हैं, ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर आ गए, वो इसको क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग जो प्रतिरोध होते हैं उन्हें आपस में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। दूसरा रूल ये, जैसे ये इसके ऊपर जाएगा तो समांतर क्रम में जुड़ेगा, इसके ऊपर जाएगा तो समांतर क्रम में जुड़ेगा। अगर मैं इसको हल करता तो इसको हटा के फोल्ड कर दिया, इसी के ऊपर पहुंच गया, ये r/2, ये r पहुंच गया। r से r जुड़ता कितना आता, r से r समांतर क्रम में जुड़े तो आधा r आएगा ना, और 2r से 2r जुड़े तो 1r आएगा ना। अरे आधा नहीं हो जाता समांतर क्रम में, वही मैंने जोड़ दिया। अब बता अब ये किस क्रम में, तो सीधे सीधे इनको जोड़ लें, r/2 + r बराबर कितना, 3r/2। तुम्हें पता है ना, 2 लिखा है, 2 3r/2। अरे आया नहीं आया उत्तर, ठीक है। तो फोल्डिंग के लिए 2 रूल होते हैं, उन्हें लिख लिया जाए। लिखो, देखिए पहले फोल्डिंग अक्ष के अनुदिश की जाती है, 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 अक्ष के अनुदिश की जाती है। दूसरा बेटा, दूसरा रूल क्या है, फोल्ड करने पर ओवरलैपिंग जो रेजिस्टेंस है उनको आपस में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। लिखो, फोल्ड करने पर ओवरलैपिंग रेजिस्टेंस यानी एक दूसरे के ऊपर आए प्रतिरोध, ओवरलैपिंग रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। कुछ उदाहरण, हेडिंग डालो और चालू हो जाओ। जहाँ जो रूल लग जाए आप रूल लगाएं। ये ए है, ये बी है, आर 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 आर, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कौन सा रूल लगाओगे, मिरर लगाओ तो खत्म हो जाए। जहाँ पर मिरर लगे वहाँ फोल्डिंग भी लगे, ये हो सकता है, बात समझ ना कि इनमें से कोई एक लगे, दोनों लग सकते हैं। जैसे इसको आप ऐसे फोल्ड भी तो कर सकते थे, फोल्ड भी हो रहा है, लेकिन फोल्ड करने के बाद फिर तुम्हें मिरर लगाना पड़ता। अब मिरर लगाने सीधा हटेगा बीच वाला, और सब के सब उत्तर, सीधे उत्तर मुझे बताओ, सब के सब यार सरल है, उत्तर आ गया तुरंत। अच्छे बच्चे कैसे, हाँ बच्चों, इसमें कौन सा मिरर सिमेट्रिक लगाया जाए, तो यार मिरर से तो अक्ष के लंबवत लगाया जाता है। इसमें अक्ष क्या ए बी है, तो क्या इसके लंबवत ये मिरर लगा लिया जाए, बोले यार ये मिरर लगा लिया जाए, तो क्या जो इधर है क्या वही उधर दिखेगा। अब इधर से जो करंट जाएगा तो इधर जाता हुआ नजर आएगा। मान लो इधर I1 लिख दूँ तो ये I1 इधर दिखाई देता। अरे बोले यार I1 इधर I1 लिख के देख तो उधर वो दिखाई देता, मतलब इधर वाला करंट सीधा इधर निकल गया, यानी इधर करंट मुड़ा नहीं। अब सोच, अगर मैं यहाँ 1 लिख दूँ ऐसे ट्राई करने के लिए, तो मिरर के अंदर 1 दिखाई देता कि नहीं। अरे बोल, अगर यहाँ मैं 1 लिख दूँ तो यहाँ 1 दिखाई देता है। इसका क्या अर्थ है कि अगर आप इधर 1 एम्पियर का करंट देखो तो पूरा इस चालक से इधर 1 एम्पियर पहुँचेगा, मतलब करंट इधर नहीं आएगा। इधर रखो, मान लो इधर तू 5 रख दे ऐसे मज़ा के लिए, तो क्या इधर 5 दिखाई देता। इसका मतलब अगर मैं 5 एम्पियर करंट इधर दे दूँ तो 5 इधर जाएगा,
अब एक वाला इधर निकल गया, 5 वाला इधर, अगर यहाँ 4 लिख दे, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो यार। वैसे I1 I2 I3 लिखना चाहिए। ऐसे तुम्हें कुछ कि I1 I2 तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या दिख रहा है। ऐसे चित्र बनाना घर में बढ़िया, ऐसे कॉपी रख लेना, फिर एक समतल दर्पण जो घर में देखते हो ना उसी को रख लेना, फिर यहाँ कुछ अंक लिख के देखना, वही इधर दिखाई देगा। अरे वैसे कॉमन सेंस भी आप लोगों को कह रहा होगा कि दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे मान लो I2 लिख दूँ तो क्या इधर I2 ऐसे दिखाई देता? इसका अर्थ ये है कि ये वाला करंट सीधा ऐसे गया, ये वाला करंट जितना गया उधर निकला, ये वाला करंट जितना इधर गया उतना इधर निकला। क्या इस वाले से कोई करंट गया? अरे बोल यार। इसका मतलब जैसे मैं मिरर सिमेट्रिक लगाऊंगा तो इसमें करंट गया नहीं, मतलब इसको हटा दिया जाएगा। वैसे हमारा रूल भी यही कह रहा है कि जो भी मिरर के साथ प्रतिरोध आ जाए उसको हटा दिया जाए। बोले यार। अच्छा बता, अगर इसको मैं हटा दूं, मिरर लगाने का यही फ़ायदा है, बाकी तो मिरर हल करके थोड़ी दिखाएगा। मिरर देखो जादुई मिरर, उत्तर दिख रहे हैं इसमें, हैं? उत्तर ना दिखेंगे, बस इतना हट गया, बस यही काम करना था मिरर को। अब ये कितना है 2R, ये कितना 2R, ये कितना, अरे है तीनों किस क्रम में? अगर मैं इधर चित्र बदल लूँ तो इस वाली लाइन का 2R, इस वाली लाइन का 2R, इस वाली लाइन का 2R, तीनों जुड़ गए, समांतर क्रम में दिख रहा है। अरे बोले यार, अगर तीनों जुड़ गए समांतर क्रम में तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? RAB बराबर 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। बता टोटल कितना? 3/2R। तो R नेट बराबर लिखता तो कितना हो जाता? 2R/3। यानी मैं अगर लिख दूँ इसको RAB बराबर तो 2R/3 इसका उत्तर था। अरे बोल यार, आया नहीं आया? देखिए अगला क्वेश्चन, मिरर सिमेट्री एक आधा और करवा दे। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन ये कुछ ऐसा है और इसको भी आपको मिरर सिमेट्री से हल करना है। सोचो कहाँ पे मिरर लगाई जाए, बोलो। ऐसे ऐसे, अरे बोल, मतलब आपको समझ में आ गया कि मिरर यहाँ लगेगा। सभी ने चित्र बना लिया ना, क्योंकि जब मैं इसको हल कर दूंगा फिर चित्र ना रह जाएगा, इसलिए पहले से आप बना लो। चलिए ठीक, यहाँ पर हम लोग मिरर लगाते हैं, ठीक ऐसे करके लगा दिया। अब देख गौर से, क्या ये मिरर AB के लंबवत है? ये है यार, ये वाली तार में प्रतिरोध तो लगा नहीं, कहूँ जोड़ लो ना ऐसे ऐसे, लंबवत ही तो है। अरे है, चलिए ठीक। क्या जितना सिस्टम इधर है क्या उतना ही सिस्टम इधर है? अगर सोच कि मैं इधर I दिखाऊं, यहाँ पर मान लो मैं I दिखा दूं तो क्या इधर I दिखता? इसका क्या मतलब, जो करंट इधर गया होगा वो करंट इधर मुड़ गया होगा। अगर मान लो इधर मैं I दिखाऊं तो क्या इधर I दिखता? इसका मतलब इस वाले पथ से जो करंट गया होगा इसे निकला होगा। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि सिस्टम कहाँ टूटा। पहला जैसे मिरर लगाया करते तो तोड़ा करते हैं, पहले तो वो प्रतिरोध हटा दिए जाते हैं जो मिरर के साथ आ जाए। इसमें तो कोई नहीं आया, सब प्रतिरोध बच गए, क्यों भाई? अब दूसरा कहाँ से परिपथ टूटेगा? तो अब देखिए यहाँ एक संधि यहाँ है जुड़ने भाई, एक ये बी में जाने का, एक ये है, एक ऐसे करके ऐसे भी तो है। अब ये वाला करंट इधर दिख रहा है, मतलब हमें समझ में आया कि ये करंट आएगा और ऐसे इधर निकल जाएगा। और ये वाला करंट इधर दिख रहा है, मतलब इधर ये इसका करंट इसमें नहीं जाएगा, उसका करंट इसमें नहीं आएगा। तो यार यहाँ से तोड़ दो तार को। अरे बोले यार, अब मिरर हटा दो, बस सवाल हो गया खत्म, सवाल खत्म। अब आपको दिख गया श्रेणी समांतर, बताइए किस क्रम में? तो इसको क्या लिख दूँ? 2R। अरे बोले यार, इसको किस क्रम में? 2R। और ये दोनों किस क्रम में? तो फिर से यार, अरे 2R प्लस 2R बराबर R नहीं होता? हाँ चलिए फिर से R, अब सॉरी R। अब इस वाले पथ का 3R, अब इस वाले का 2R, ये दोनों किस क्रम में? अब हल कर लो। 1/RAB बराबर 1/3R प्लस 1/2R बराबर 6R/5। अरे आया, एलसीएम आता है या सीधे होता है ना, इन दोनों का गुणन बटे दोनों का योग, ये तो होता है। कर लो, ये उत्तर होता है।
ये इसका उत्तर होता। अब तुम्हें समझ में आया सवाल कहाँ है? हाँ, आप सीधे उधर आंसर लिखो और यहाँ से टूट जाता परिपथ जहाँ से मैंने बात करी थी। ठीक है, चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन आपका एक्सीलेंट में दिया हुआ है और इसमें ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा है ऐसे करके, और मिरर प्रॉब्लम ये भी है, इसको सॉल्व करिए। मिरर प्रॉब्लम है, अगर आप समझ पाए हो तो। सोनी, कहाँ दर्पण लगाए? ए बी के लंबवत, यहाँ लगा दे, ऐसे लगा दे, दर्पण ऐसे लगा दे। फोल्ड करने से तो आ ही रहा है। मान लो मिरर लगाना हो, फिर ये अक्ष है, इस अक्ष के लंबवत मिरर रखना है, तो मिरर रख सी केवल एक ही स्थिति है मिरर रखने की, ये वाली। बोल यार, अरे बोल भाई, अब बता। अच्छा, अब बता क्या ये यार हटा दिए जाएं क्या? नहीं, कौन से यार हटते हैं? जो दर्पण के साथ हो। ये साथ है क्या? ये दर्पण के लंबवत है भाई। जितना इधर आपको ये प्रतिरोध दिख रहा है, उधर इधर भी तो दिख रहा है, तो एकदम सेट है। ये वाला तुम्हें ऐसे, इधर आप दर्पण रख के देखना तो वही सब कुछ दिखेगा जो इधर था रियल में। ये आधा तो आधा इधर दिख रहा है, ये आधा तो ये आधा इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अरे बता, इससे हमें दर्पण लगाने से फायदा क्या मिला? दर्पण लगाने से हमें फायदा यह मिला कि परिपथ टूटेगा किस जगह से। तो अगर मैं यहाँ करंट आई दिखा दूँ तो यहाँ भी करंट जाता है, इसका मतलब ये वाला इधर निकल जाए, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो यहाँ 2 दिखता, अरे दिखता। इसका मतलब अगर 2 एम्पीयर करंट इससे गया है तो 2 वाला इधर लौट गया है। अरे बोले यार, इसका मतलब परिपथ यहाँ से अपना इधर निकल लिया। अगर मान ले इधर मैं 3 लिख दूँ तो क्या इधर 3 दिखता? इधर आई लिखो तो क्या इधर आई दिखता? यानी ये वाला करंट अपना गया। अगर यहाँ 4 लिख दूँ तो 4 इधर दिखना चाहिए। बोले यार, 4 5 3 ये जो लिख रहे हैं, मतलब धारा समझाने के लिए यह लिख रहे हैं। तो ये 4 अगर इधर लिख दें तो 4 इधर दिखता, मतलब ये वाला करंट इधर से अपना इधर चला गया। कुल मिला के मिरर हम हटाते ऐसे ऐसे, और देखिए कितना सरल क्वेश्चन। यहाँ से टूटा है, हमने तोड़ लिया है, खत्म। अब देख कितना सरल है। अब देखिए विकल्पी जैसे हल होगा। कितना है? 8R/7। अच्छा, ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी में। तो R1 प्लस, चित्र बना लिए थे ना। अब देखो मैं हल कर रहा हूँ। इसको मैं मिटा के एक प्रतिरोध जोड़ता 2R, इसको मिटा के एक प्रतिरोध जोड़ता 2R, तुम्हें दिख रहा होगा। इसको मिटा के एक प्रतिरोध जोड़ता 2R। अरे बोल यार, अरे बता ये दोनों किस क्रम में? R + 2R, सॉरी 1/R स्मॉल लेटर में है क्या सर? हाँ स्मॉल लेटर में, प्लस 1/2R। बता एलसीएम 2R, R से R कटा 2, ये 1 सॉरी 2। तो बता ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2R/3। अरे बोल, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2R/3। 2R/3 इसको कितना लिख लूँ? 2R/3। अब मुझे बताओ 2R/3, अब बताओ ये किस क्रम में? तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना होता है? ये R से R जुड़ता है तो 2R कर लो, और 2 का इससे गुणा, 3 दूना 6 2 8, यानी ये पूरी लाइन कितनी? 8R/3। ये लाइन कितनी? 8R/3। ये किस क्रम में? ये किस क्रम में? समांतर। तो समांतर का सूत्र 1/R AB बराबर 1/8R/3 प्लस 1/2R प्लस 1/8R/3। 3 ऊपर पहुंच गया क्या? तुम्हें बात समझ में आ रही है? एलसीएम कितना? 8R। ये कितना लिखा है? 3 + 4 और प्लस 3, 3 3 6 4 10 आए।
गड़बड़ होगी क्या? तो 8R/10, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ 4R/5। यार ये आना चाहिए। कहीं गड़बड़ की क्या? या आपका गड़बड़ है? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। कुल मिला के इसका उत्तर आता 8R/3। लिख लो बगल में, घर में करें खुद से। मिरर कहाँ लगाना था लगा लो। यार ये देखिए कितना बढ़िया बना रहा है, कितनी दिखा देखो। ये भी यार नोट से या बना रहा है। पैर से लिखने वाले बच्चों जरा आँख में भर लो आँख पानी। कैसे है ये भी? ये देख बढ़िया मिरर उरर सब चकाचक लगे हैं। और भाई साहब इधर देखो, इस कन्या का बंद है। क्यों भाई? फोल्डिंग से भी हो जाएगा? हो जाता अगर आप चाहते तो। चलिए ठीक। फोल्डिंग के 2 उदाहरण उतारो, बड़े बड़े से सीधे करवाएं। फोल्डिंग के उदाहरण, पहले तो मैं 2 त्रिभुज बनाऊं, ये। फोल्डिंग के उदाहरण, फोल्डिंग से हल करना है। ये है आपका ए और ये है आपका बी। ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बातचीत नहीं। ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब सोचो हमें कहाँ से फोल्ड करना है, कहाँ से फोल्ड करना है। मैं ये कह रहा था कि ये आपकी अक्ष दिख रही, ये अक्ष दिख रही बेटा, ये अक्ष दिख रही। जो फोल्डिंग लिया जाएगा अक्ष के अनुदिश लिया जाएगा, और मिरर जो लिया जाएगा वो अक्ष के लंबवत लिया जाएगा। तो ये अक्ष है। अब आपको क्या करना है, इधर वाला इधर मोड़ देना है। अब मोड़ने पर आप चेक करो क्या सभी प्रतिरोध दूसरे के ऊपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं, तो मतलब आपने जो फोल्डिंग करा था वो सही है। और इस सिचुएशन में अच्छा बताओ, अगर यहाँ 4 वोल्ट लिखा हो और ये भी उठ के इसी के ऊपर आ गया, तो क्या ये भी 4 ही वोल्ट है? अरे बोले यार, अरे है कि नहीं? मान ले अगर मैं यहाँ 10 वोल्ट लिख दूँ, माना, तो क्या ये भी 10 आई है? चूँकि ये उठ के इसके ऊपर आया ना, फोल्डिंग तो जानते हो। अरे आया कि नहीं? इसका मतलब अगर ये x वोल्ट है तो ये भी x वोल्ट है, अगर ये y वोल्ट है तो ये भी y वोल्ट है। अरे है, बाकी ये इसी के ऊपर ये a वोल्ट है, v वोल्ट है, सब जुड़ गए। अब मुझे एक बात बताएं आप, फोल्डिंग करने के बाद आप समझेंगे इसकी फोल्डिंग हो चुकी है। अब ये प्रतिरोध बीच से टूट के इसी के साथ जुड़ा है। जो x वोल्ट है ये भी x वोल्ट है। आप सोचो कि अगर ये 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट से इसका दूसरा सिरा भी 4 वोल्ट से जुड़ा ना। यहाँ से मैंने फोल्ड करा तो ये उठ के इसके ऊपर आया ना। अब बताइए क्या इसमें करंट पाएगा कि नहीं पाएगा? आप दोनों तार ऐसे तार एक तार लो और दोनों को आगे से छील के एक जो है उसमें डाल दो, जो स्विच है एक जो है छिद्र में डाल दो। करंट बहता है कि ब्लास्ट होता है? करंट बहता है क्या? नहीं बात समझ आ रही, मैं क्या करूँ? मैं कह रहा हूँ ये उठ के इसी के ऊपर आ गया, बीच में प्रतिरोध जुड़ा है, तो ये इस पे करंट बहेगा। मतलब मैं हटा दूँ क्या? अरे आया बिल, ये वाला हटा। अब आप देख ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना कितना सरल है। ए से बी में जाने का एक पूरा ये पथ है, दूसरा ये पथ है, तीसरा ये। अरे है, कितने पथ हैं ए से बी में जाने के? 3। कौन कौन? एक ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, कुल मिला के एक ये 3R वाला, 3R वाला दिख रहा है क्या? R। अरे दिख रहा है। एक ये वाला है, ये कौन सा? 3R वाला, ये भी तो 3R है। R फिर R बी में जाना है, और एक R वाला है। और बताइए तीनों किस क्रम? समांतर का सूत्र 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/R, एलसीएम आया 3R, तो 1 + 1 + 3 तो आता 3R/5। ख़त्म। इसका आंसर लिख लें 3R/5। कैसे हुआ एक बार देखेंगे।
हाँ, सवाल उतार ले, कौन कहाँ से हटेगा। फोल्डिंग के अच्छे क्वेश्चन है ये। जब भी सिमेट्रिक लगाए तो आप सोचो कि सभी जगह RAR दिखना चाहिए। कहीं धोखे से मैं 2R रखा, तुम्हारी पूरी सिमेट्रिक चली गई। आप जब अभी तक गौर करें सवालों में, मैं एक ही चीज़ रख रहा हूँ, स्मॉल आर सब में एक है जैसे। सिमेट्री का क्या मतलब है यार? सिमेट्री का मतलब इधर उधर थोड़ी, एक समान प्रतिरोध वाले, और कुछ ऐसे करके जुड़े हो, अनंत ना हो कि अनंत हो, कुछ ऐसे जुड़े हो तो फिर ऐसे हल करते हैं। ठीक है, इसका उत्तर आता है 3R/5। और क्वेश्चन कराएं? चलिए एक फोल्डिंग का आप खुद करिएगा, लिख बस लो। ये चित्र बनाना है, बना लो। अभी ये लोग बना रहे हैं। 2 तो पहले त्रिभुज बनाओ बन, उन्हें प्रतिरोध जोड़ दो। एक और घर से करके लाइएगा। 2 तो बनाया जाए बेटा, घर से करके लाए, बना जरूर लें। A B असम में प्रतिरोध R है, R R R R चित्र अच्छे से बनाए जैसे मैंने बनाया। फोल्डिंग का अच्छा क्वेश्चन है। अब कहाँ से तुम्हें फोल्ड करना है, मुझे तो लगता है कि अगर यहाँ से तार नीचे वाली नीचे कर ले, ऊपर वाली ऊपर है, नीचे वाली नीचे, ऊपर वाली ऊपर, तो फिर आसानी से हल हो जाता। केवल यहाँ से 2 जगह से इनका कनेक्शन काट दे और कट जाएगा ही। क्यों भाई? मिरर लगा के चेक कर लो, इसके इधर मिरर लगाओ, इसका इधर मिरर, या तो आप कुल मिला के इसको इसी के ऊपर फोल्ड कर दो और आधा आधा कर दो। नहीं समझ में आया? कितना है? 5 है यार, मैं लगाया नहीं, इसका उत्तर मुझे पता नहीं। हाँ, सब ये सब यहाँ से 20 से मिटा के सबको आधा आधा लिख सकते हैं। सब एक दूसरे के ऊपर हैं। क्यों भाई? अरे हैं, अरे सोनी कहाँ से मिटाओ, या आधा पूरा मिटा दो, सबका बनाओ तो फिर आगे हल करो। अब बनाओ। अच्छा, मैं इनको ओवरलैप कर रहा हूँ। अब बेटा यहाँ से इसको उठा के इसके ऊपर रख रहा हूँ, क्या पूरा एक दूसरे के ऊपर आते? हर एक प्रतिरोध के ऊपर एक दूसरा ओवरलैपिंग प्रतिरोध मिलता और एक ही मिलता। इसका मतलब अगर ये इसके ऊपर ओवरलैप हो गए तो बचा इतना, गौर से देखें, और ये हो जाता कितना, इसके ऊपर एक और आया था ओवरलैप 12 जो समानता क्रम में जुड़ गया, तो R/2 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 सब बाई 2 हो गए। अरे नहीं आई बात समझ, ये बाई 2 कहाँ से हो गए? क्योंकि वो जो दूसरा आया था एक यहाँ R पहले से था, और R से 1/R समानता क्रम में जोड़ोगे तो ये R LCM होता और 1 + 1 2 होता, तो कुल मिला के R/2 लिखते ना नेट। अच्छा बता, ये R से आधा R जुड़ा कितना? 1 R, तो मतलब इसको मिटा के हम लोग लिख सकते हैं 1 कुल मिला के R। ये कितना R? अरे बोले यार, ये कितना R, ये कितना R, ये कितना R/2। अच्छा बताइए ये दोनों किस क्रम? समानता क्रम में। क्या फिर से R + R बराबर आधार नहीं है? 1 R + 1 बराबर आधार, उल्टा जुड़ा करते ना, आधा हो जाते, जितना रखा उसका आधा। जैसे कहीं पर आपका 2 लिखा है, फिर दूसरा प्रतिरोध भी 2 दिया, अब मैं कहता हूँ 2 + 2 बराबर 1 नहीं है, इसी का आधा हो जाता है। और अगर यही श्रेणी क्रम में होता तो 2 + 2 बराबर 4, 2 से 2 जोड़ने में 1 भी हो सकता है, और श्रेणी क्रम में
4 और समांतर क्रम में 1 भी हो सकता, ऐसे ही था। तो ये समांतर क्रम में है तो यार एक था तो आधा बचता, ये भी एक है तो ये एक जुड़ के आधा हो जाते हैं। अब बताइए ये कितने हो जाते? 1 2 3 4, 2R आया उत्तर, 2R उत्तर आया इसका। आंसर लिख लें, 2R लिख लो बेटा। इस हाँ बच्चों, इस तरह से प्रतिरोधों का संयोजन हुआ ख़त्म। ठीक है, मुझे लगता है कि ये चौथा 5वां लेक्चर है। 5 दिन से प्रतिरोधों का संयोजन यानी श्रेणी समांतर पढ़ रहे हैं, जो 1 दिन का लेक्चर होता है। लेकिन तुम लोगों की इच्छा थी सर थोड़ी डिटेल से बता दीजिए, तो मैंने लगभग जो है 50-50 मिनट के 5-6 वीडियो आप लोगों को दे चुका। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आज अब अगली हेडिंग डालें। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। अनुगमन वेग के आधार पर हेडिंग डालें, अनुगमन वेग VD से व्यक्त करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ओम के नियम की उपपत्ति। भैया इसमें 4-5 स्टार कम से कम लगा दो। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये दो क्वेश्चन मिला करते हैं, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, और एक हुआ करता है लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के नियम की उत्पत्ति, जो हम बाद में चुंबक वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो इनमें से कोई एक बोर्ड परीक्षा पूछता रहता आता है, इम्पोर्टेंट कर ले। आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, अनुगमन वेग मतलब I बराबर सूत्र लिख सकते हैं NEAVD। इसको मुझे पूरे 10-15 मिनट समझाना है ढंग से, इसी को याद करना है, ये आना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लगाए हो यार, समझ गए? इनकी वैल्यू समझो। इधर इससे हमें क्या चाहिए, R बराबर V/I, ये ओम का नियम है। R का मान लिख सकते हैं mL/NE²A/τ। क्या है, मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले। चलिए ठीक। अब यहाँ पर ये क्या है, वैद्युत, अच्छा ये क्या है, अनुगमन वेग, ये क्या है, विभवांतर। तो विभवांतर से यहाँ तक आप सोचते चले आओ, तो क्या V बराबर सूत्र E/D लिख ले। अरे बोल यार, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है E/Q। अरे बोल यार, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की। अच्छा बता, अगर F बराबर हमें पता चल जाए तो F बराबर सूत्र M/A बराबर हमें सूत्र अगर चाहिए तो वेग त्वरण बराबर, ए क्या है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अरे बोल, यहाँ वेग परिवर्तन कितना है VD, इसके बीच समय कितना है τ। यहाँ लगने वाले समय को श्रांति काल कहते हैं। इसका मतलब VD उठा के यहाँ रखूँ तो A मिले, A उठा के यहाँ रखूँ तो F मिले, F उठा के यहाँ रखूँ तो E मिले, A उठा के यहाँ रखूँ तो V मिले, उत्तर है। अरे बोल, इस तरह से हम इस V से इस V तक जाएं, और जो इस तरह का ये पूरा संबंध स्थापित कर दें, इसे कहते हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की। अरे बोल यार, क्या ये उठा के यहाँ रख सकता, ये उठा के यहाँ, ये उठा के यहाँ, ये उठा के यहाँ, ये उठा के यहाँ। लेकिन हम इसको थोड़ी लिखेंगे सिस्टमैटिक, माना करके, तो पहुँच जाएगा 1.5 पेज में। लेकिन है बहुत सरल, केवल 1 2 3 सूत्र याद करना है। इसके ये रखा जा सकता है, ये रखा जा सकता है, ये रखा जा सकता है। तो ये आपका जो इस तरह से आपने सोचा है, आपने ऐसे सोचा है बेटा, और रख के देखो एकदम उत्तर आता। लेकिन ऐसे हमें लिखना, हमें तो इधर से लिखना है ना, समझ गए ना। हाँ, क्योंकि हमें कक्षा 12 का पेपर देना है। तो आप क्या करिए, हाँ हमने क्या करा है, इस निगमन को समझने के लिए एक तार लिया, तार के दोनों सिरे बैटरी से जोड़े।
तो जो ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा, तो इधर ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर से किधर, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि इसमें भी माइनस चार्ज होता है, ये भी सिरा माइनस 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 प्रतिकर्षित प्लस माइनस आकर्षित, इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगते, यानी इलेक्ट्रॉनों का गमन क्षेत्र के विपरीत होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिससे धारा का प्रवाह किधर से किधर, प्लस से माइनस माइनस से प्लस, धारा का प्रवाह सतह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के, अरे बोले यार, अगर मान लो इसको मैं बैटरी के सिरे, मतलब सॉरी रॉड के सिरे या तार के सिरे बैटरी के सिरों से ना जोड़ूं, तो ये गति करते किस वेग से, उष्मी वेग से। यदि उष्मी वेग को मैं प्रारंभिक वेग मान लूँ, क्या मान लूँ, तो प्रारंभिक वेग को मैं u से दिखा रहा हूँ, और अगर पहला एक इलेक्ट्रॉन का u, दूसरे इलेक्ट्रॉन का u2, तीसरे का u3, जितने डैश, क्या तुम्हें बात समझ में? अब मैं उसे इसे उठा के किससे जोड़ दिया, बैटरी के सिरों से, बोले यार, तो ये किस वेग से चलने लगे, अनुगमन वेग से। अब अनुगमन वेग से गति करेंगे, अरे बोले यार, और क्या करेंगे, जब बद्ध इलेक्ट्रॉनों से बार बार टकराएंगे, अरे टकराएंगे जिससे इनकी, मान लो जैसे ऐसे करके गया तेजी से टकरा गया, तो स्पीड धीमी हो गई, फिर बीच में जगह पाया, फिर स्पीड बढ़ाया, फिर टकराया, बोल सही। अगर वे बार बार टकराया तो क्या इनकी स्पीड घट बढ़ रही है, अगर घट पड़ रही है तो क्या वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या त्वरण उत्पन्न हो रहा है, बस वही निकालना, वो त्वरण। अच्छा बता, अगर मैं निकालूं तो v बराबर सूत्र क्या होता है, u प्लस ए टाउ, मान लो पहला वाला है तो 1 1 1, अरे नहीं है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बता कितना, v2 बराबर u2 प्लस ए टाउ 2। अरे बोले यार, क्या इसी प्रकार अन्य सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा, क्या तुम्हें बात जम गई? अच्छा बताओ, तो औसत वेग क्या होगा, औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, और अनुगमन वेग BD। औसत वेग का सूत्र बताएं बेटा, औसत निकालने का सूत्र, पदों का योग बटे पदों की, अरे पदों का योग, या क्या 1 2 3 4 ऐसे करके पद है, तो क्या मैं जोड़ डालूं, अरे वाह, बोले यार, v1 प्लस v2 प्लस डैश vn बटे n, अरे बोल सही लिखा। अब इनकी वैल्यू रखो, तो यहाँ रख रहा हूँ, तो क्या ये हो जाएगा u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस u3 प्लस ए टाउ t डैश प्लस ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ t 3। देखिए यहाँ तक रिकॉर्ड हो रहा है, प्लस डैश प्लस के बाद हट गया, अभी सही कर रहा हूँ, क्या करें, निगमा नहीं पड़ा है। देख लो बच्चों एक बार ऐसा भी, फिर वहीं आ जाओ। अरे आया, क्या इस n का अलग अलग बटे लगाया जा सकता है? अच्छा ठीक, तो VD बराबर लिखूँ मैं, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश बटे n, अब प्लस उधर ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ 3 प्लस डैश बटे n, यही तो लिखा है इधर, यही चीज़ बच्चों, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा उधर तो यही चीज़ लिखा है, बस इसके बाद आपको ये लिख लेना। अच्छा सभी लोग सोच के बताएंगे इसका मान कितना है, औसत ऊष्मी वेग कितना होता है, नहीं पता तो पीछे नोट देखो फिर बताएं। अच्छा एक कोई इधर जाता, कोई इधर जाता, कोई उधर जाता, औसत ऊष्मी वेग क्या है, जब एक तो हुआ करता है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाएं, सब जाएं धीरे धीरे, लेकिन जाएं सब एक ही तरफ, तो इस जाने की क्रिया को, इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन अगर तार कहीं पड़ा है, हमने घर में एक लोहे का तार पड़ा है, देखिए सबके घर में पड़ा होगा, तो क्या वो स्वयं करंट उत्पन्न कर पाता क्या? क्योंकि उसके कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन तुम अपने घर में अलग से उसके निकाल के रख लियो, बेचारा पड़ा है, ऐसा तो नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ रखता है और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अपने घर में कापर का एक तार है, तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन उसी के साथ है ना, तुमने तो नहीं निकाल लिए। अब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन उस टाइम क्या कर रहे हैं, जब इस तार से नहीं, मतलब स्रोत से नहीं जुड़े थे, वो कोई इधर जा रहा था, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, आराम से स्वेच्छा से गति कर रहे थे।
तो औसत ऊष्मीय वेग कितना, 0। इस पूरे का मान कितना है, 0। अरे है, अरे बताओ तो Vd बराबर कितना आता, Vd बराबर आता a τ1, और एक चीज़ और मान लीजिए, यदि τ1 बराबर τ2 बराबर और जो भी है τ है, तो मान लो सब τ है, तो ये कितना होता है, a τ प्लस डैश 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 a τ बटे n। ये कितने पद हैं ऊपर, n। अरे कितने पद हैं, अरे बता, अगर इनको दो को जोड़ते तो कितना होता, 2a τ। 3 को जोड़ता 3a τ, 4 को जोड़े 4a τ, n को जोड़ n a τ बटे n, n से n निपट गया। बताओ Vd बराबर कितना, Vd बराबर a τ। अरे आया कि नहीं आया। अच्छा एक चीज़ और, छोटा सा उदाहरण, मान लो मैं 4 पेन खरीदे, 4 पेन, तुम लोगों चूजे टाइप को थोड़ी मैं लिखे भी दे रहा हूँ, एक 10 रुपये का, एक 20 रुपये का, एक 5 रुपये का, एक 20 रुपये का, 5 हो गए, 4 हो गए, 4 ही पेन खरीदे। बता एक पेन औसत कितने का पड़ा, मतलब औसत मूल्य क्या है, 20 20 40 10 50 5 55, 55 बटे 4, 55 बटे जो भी आया दशमलव में। अच्छा वो जो कीमत आई वो एक पेन की है कि सभी की है, एक पेन का औसत मान है, जो सभी का इतना ही है। अरे बोले यार, एक का है कि सभी का, एक का मान है लेकिन सभी का इतना ही। अब बता यहाँ तूने क्या निकाला है, औसत निकाला है, तो बता ये एक इलेक्ट्रॉन का है कि सभी का है, एक इलेक्ट्रॉन का। फील आई कि नहीं, अरे आई कि नहीं। तो आगे क्या करें, पहले इतना लिख लें क्या, लिखो। अच्छा थोड़ी समय हो गया या थोड़ी तो लिख ही लो, पहले नहीं यहाँ पता है। अब आधा मेरा वीडियो बन जाना हो, जाओ कोई दिक्कत नहीं। हाँ बच्चों थोड़ी लिख लें इसको बेटा, लिखिए बेटा। ये हेडिंग डाल लिया था, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। तो बेटा इसमें लिख लो, माना कैपिटल ए लंबाई का एक चालक तार है, माना कैपिटल ए लंबाई का एक चालक तार है जिसके सिरों को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है, जिसके सिरों को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, देखिए बच्चों एक बात समझे, इधर प्लस है इधर माइनस, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन से तो प्लस से माइनस क्यों, जो इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन से तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत चलते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलते हैं, गति करने लगे। जब ये इधर करने लगे तो करंट इधर को जाएगा। तो चलिए ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करने लगते हैं। इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। बच्चों लिख लो, अनुगमन वेग Vd से गति करने लगते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें दो तरह की कंडीशन है। कंडीशन ये थी कि जब इसको नहीं जोड़े थे तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय वेग से गति कर रहे थे, इस ऊष्मीय वेग को हम प्रारंभिक वेग मान रहे हैं। तो हम ऐसा लिखें, यदि इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग U1 U2 U3 डैश 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 हो तथा बद्ध इलेक्ट्रॉनों से टकराने के बाद उत्पन्न त्वरण A हो, तो इनका वेग लिख लीजिएगा, V1 बराबर UN a τ1, V2 बराबर U2 a τ2। इसी प्रकार अन्य सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा। तब यह बेटा उतार लें, तब औसत वेग ही अनुगमन वेग के बराबर है, जिसमें हमने सूत्र ये लिख लिया। और इधर आपको दिख नहीं रहा, थोड़ी सी बेटा मैं कैमरा चेंज कर दे रहा हूँ, ये बेटा लिख लें, ये U1 U2 U3 UN की पहलू मैंने उठा के रख दी है। ए या लिखा U1 a τ1 U2 a τ2 U3 a τ3 बटे n।
अनुगमन वेग जो होता है वो औसत वेग के बराबर होता है, यानी हम पदों का योग बटे पदों की संख्या सूत्र लगा दें। तो चलिए ठीक है, अब अगर देखें बेटा तो यहाँ से ये जो अनुगमन वेग के लिए आपने औसत मान निकाला था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Vd बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 un n बटे n, अब प्लस n पद जोड़ना है, a टाउ 1, ए बच्चों शांत हो जाओ, a टाउ 2 प्लस a टाउ 3 प्लस डैश 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 a टाउ n बटे n। औसत देखिए बेटा, ये जो औसत वेग है, ए बच्चों भैया शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, ये प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है जो ऊष्मीय वेग के बराबर है, जो ऊष्मीय वेग के बराबर है। औसत ऊष्मीय वेग का मान सदैव 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 है। और यदि हम ऐसा भी मान लें कि जो टाउ 1 है बराबर टाउ 2 है बराबर ये टाउ और डैश डैश करके ये मान लो बराबर टाउ, यानी जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लग रहा है उसे हम श्रांतिकाल, समय को श्रांतिकाल कह रहे हैं, और हम मान रहे हैं कि वो समय सभी का सेम है। तो उस समय पर हम लोग लिख सकते हैं कि सभी का जो सेम समय है उसको टाउ लिख सकते हैं। तो Vd बराबर लिखा जा सकता है ए टाउ प्लस ए टाउ प्लस ए टाउ प्लस ए टाउ डैश डैश करके हम लोग लिख लें ए टाउ n बटे n। अब देखिए बच्चों, इधर थोड़ी सी बात समझें कि अगर मैं 2 पद जोड़ता तो 2a टाउ होता, 3 पद जोड़ता तो 3a टाउ होता, ऐसे n पद जोड़ूँ तो n a टाउ अपान n बराबर Vd, तो n से n काट दीजिए तो Vd बराबर a टाउ आता, a टाउ आता। चलिए ठीक बेटा शांत हो जाओ, a टाउ आता बेटा, यहाँ तक लिख लीजिए। अब आप देखो, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति क्या कर रहा है। ओम का नियम मतलब आपको पता है, V बराबर R इंटू आई। तो चलिए ठीक है बेटा, यहाँ से हम लोग देखें, यदि ये जो अनुगमन वेग आया है एक इलेक्ट्रॉन के लिए आया, क्योंकि औसत मान जब भी निकालते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, जो औसत मान मिला करता है वो एक के लिए होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए था। अब वेग इतना है, यदि इसको जब हम लोग ऐसे करके चित्र आप याद करिए जो अभी अभी आप बनाए थे, ऐसे करके मैंने जोड़ा था, एक बैटरी से जोड़ा था, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर गति करने लगे थे। बेटा बातचीत नहीं, लास्ट वार्निंग है, बातचीत नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर गति करने लगे। अब मैं ये कह रहा था कि वैद्युत जो क्षेत्र था इधर से इधर था, ये प्लस सिरा माइनस सिरा, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन से दो प्लस से माइनस की ओर होती, तो ये इधर से इधर है। अब वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल रहे हैं, तो एक बल का अनुभव कर रहे हैं। यदि वो लगने वाला बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बल का अनुभव कर रहा है, यानी यदि ये लगने वाला वैद्युत बल, कुल मिला के हम ऐसा लिख दें कि यदि, उसी के आगे लिखना बेटा, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल यह बराबर सूत्र होता है E इंटू ई। हाँ, वैसे आपको अगर याद हो तो E बराबर सूत्र होता है यप अपान क्यू, तो यप बराबर E इंटू क्यू, क्यू बराबर सूत्र n इंटू ई होता है, तो n का मान है कुल मिला के E। ऐसे भाई यप बराबर लिख सकते थे E इंटू क्यू, और क्यू का मान होता है n इंटू ई, और एक इलेक्ट्रॉन तो n का मान 1 लिख लिया जाए तो E इंटू ई। चलिए ठीक, अब देखा जाए या इसको ऐसे लिख ले, यह बराबर m इंटू ए, ये m किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और E इंटू ई मैंने उसी तरह लिख लिया। अब यहाँ से आप देखिए तो A बराबर, ये समीकरण जो फर्स्ट बनाए थे, समीकरण फर्स्ट से वैल्यू रख सकते हो, तो ये m इंटू ए की जगह लिखा जा सकता है Vd अपान टाउ बराबर E इंटू ई। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो E बराबर लिखा जा सकता है, E बराबर लिखा जा सकता है, E बराबर m Vd अपान E टाउ। चलिए ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध। चलिए ठीक बेटा, यहाँ तक आपने लिख लिया।
जहाँ ना लिख जाए वीडियो आप रोक लिया करें, आराम से लिखें। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आए। अब फिर से माने यदि वैद्युत विभव सिरों के बीच है बेटा, एक जब तार जोड़े थे ऐसे, तो इन सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ था, इसके कारण एक वैद्युत बल लगने लगा। तो यदि वैद्युत बल लगने लगा, इसके कारण हमें एक वैद्युत विभव का भी अनुभव होता है, यानी इस सिरों के बीच का विभवांतर है, कुल मिला के लिख रहे हैं वो V हो, तो हम लोग लिख सकते हैं V बराबर सूत्र इंटू यल क्या है, चालक तार की लंबाई, ये उठा के यहाँ रख दो, तो V बराबर MVD अपान E टाउ इंटू यल। चलिए ठीक, अब आप देखिए V बराबर ये आ गया। अब हम लोग देखें, चूँकि हम लोगों ने पढ़ा है I बराबर MEAVD में VD का मान रख दिया जाए, VD का मान रखने पर, ठीक है रख दीजिए, तो I बराबर आ जाता बेटा NEA, VD ऊपर से निकालो इससे VD, तो VD निकलता VE टाउ अपान ML। ठीक, तो I बराबर निकालो, तो I बराबर निकाला जा सकता है, I बराबर लिखा जा सकता है NE² टाउ अपान ML इंटू V, या इसी को ऐसा लिख लें, V बराबर, इसको इधर भेज दो, तो ML अपान NE² टाउ इंटू V। अब इसमें आप इंटू I, इसमें आप गौर करके देखिए, यल है चालक तार की लंबाई जो कांस्टेंट, यम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कांस्टेंट, ई है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कांस्टेंट, ई मूल आवेश, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तार के ये वाला क्षेत्रफल, और टाउ श्रांतिकाल जो कांस्टेंट। इसका मतलब अगर इस कांस्टेंट वैल्यू को हटा दूँ तो V अनुक्रमानुपाती यही आता, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। इस प्रकार हम अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। और जो ये वैल्यू जिसको मैंने कांस्टेंट माना है, तो ओम के अनुसार ये जो मान होता है R बराबर ML अपान NE² टाउ, ये प्रतिरोध का मान होता है। और ये चीज़ें मैं पीछे आपको कई बार निगमन करा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। तो कुल मिला के V बराबर R इंटू I प्रूव हो गया, यही ओम का नियम है। तो आपको ऐसा करके माना करके लिख लेना था, एक सिस्टम से आप पूरी नोट्स बना लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। बाकी अगला वीडियो, अगला लेक्चर जो भी है बचा है इसमें, जैसे वैद्युत ऊर्जा बचा हुआ है, वैद्युत ऊष्मा, वैद्युत शक्ति, किलोवाट आवर्स, यूनिट, ये सब के बारे में चर्चा करना जो अगले वीडियो में करी जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।